हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ बराबर आ रही है नहीं आ रही? ओके। तो आज प्यारे बच्चों, आज अपन उसी डी एंड एफ ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 3 लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं, इसमें 3 कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 K2Cr2O7 के बारे में। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होगा, नारंगी रंग का। कौन सा कलर? नारंगी रंग का। और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो अम्लीय माध्यम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। अम्लीय माध्यम में कैसा होगा? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी बात, सबसे पहले अपन K2Cr2O7 K2Cr2O7 ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, कलर ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का होता है। नारंगी रंग, नारंगी रंग के जैसा कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की जब अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाई जाती है तो Cr+3 K2Cr2O7 H+ अम्लीय माध्यम में, तो ये Cr3+ में प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखो, अपन को क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है? एक ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन की होती है -2, पोटेशियम की होती है +1। ओके, तो ये कितनी है? 7 -14, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी? +2। एक की +1 है तो 2 की कितनी आ जाएगी? +2। ओके, तो +2। अब इसको न्यूट्रलाइज करेंगे अपन, तो -14 तो +12 कितनी आएगी इसकी? +12। और कितने Cr2 है? 2। तो एक Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगी +6। कितनी आ जाएगी? +6। जब इसका अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो ये किस में आ जाएगी? +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत अच्छा क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीकारक। ओके, तो ये हुआ +6 से किस में चला जाएगा? +3 में। ठीक है, तो अब यहां पर अपन इसकी बनाने की विधि देखते हैं। तो क्रोमेट अयस्क से बनाते हैं। क्रोमेट और बनाने की विधि, पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने की विधि के बारे में बात करते हैं तो यह क्रोमाइट अयस्क से बनाया जाता है। क्रोमाइट
अयस्क, क्रोमाइट अयस्क या क्रोमाइट। और क्रोमाइट अयस्क से कैसे बनाएंगे इसको? क्रोमाइट अयस्क से बनाने के लिए क्रोमाइट अयस्क होता है, क्रोमाइट अयस्क क्या होगा? FeCr2O4, FeCr2O4, ये क्या है? क्रोमाइट अयस्क। अब इसमें देखो ऑक्सीजन -8, Fe+2, तो Cr कितना बच जाएगा? न्यूट्रलाइज होगा तो ये हो जाएगा +6। तो यहाँ पर Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +3। कितनी आ जाएगी? +3। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की होती है -2 और F की होती है यहाँ पर +2। ठीक है, +2, 2 है, -2 है, कितने हैं? 4, 4 दूनी 8, -8, ये +6, +6 कितने का है? Cr2 का, Cr का होगा +3। ओके, अब इसके बाद अपन बात करते हैं, तो ये हुई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रिएक्शन, अभिक्रिया कैसे होगी? अभिक्रिया, इसमें FeCr2O7 की NaOH के साथ अभिक्रिया करवा दो। FeCr2O7 प्लस NaOH किसकी उपस्थिति में होगी? क्षार की उपस्थिति में। NaOH या Na2CO3, NaOH या Na2CO3 के साथ अभिक्रिया, और किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। तो इससे बनेगा अपना Na2CrO4, Na2CrO4 सोडियम क्रोमाइट बनेगा। क्या बनेगा? इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्रोमाइट। सोडियम क्रोमाइट है जो कैसा होगा? येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, ये येलो, पीला रंग होता है इसका। सोडियम क्रोमाइट का रंग कैसा होगा? पीला। तो ये FeCr2O7, ये क्षार या NaOH या Na2CO3, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये सोडियम क्रोमाइट बनेगा, और इसका रंग कैसा होगा? पीला, येलो कलर। कैसा होगा? येलो कलर। और Fe2O3 और CO2, Fe2O3 प्लस CO2। Fe2O3 क्या है? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो ये क्या हुआ? सोडियम क्रोमाइट। सोडियम क्रोमाइट, सोडियम का क्रोमाइट का रंग कैसा होगा? पीला। तो ये हुई इसकी बात पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे कलर का होगा? नारंगी रंग का होता है। और दूसरी बात, इस पे ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है अम्लीय माध्यम में। और दूसरी बात, बनाने की विधि क्रोमाइट अयस्क से बनाते हैं इसको, FeCr2O4, जिसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। और ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सोडियम क्रोमाइट बनेगा, और उसका कलर कैसा होगा? येलो कलर, पीला रंग होता है। ठीक है, लिख लो। इसके बाद है इसके बाद अभिक्रिया क्रोमाइट अयस्क और बेसिक मीडियम में
Cr2O7 प्लस Na2CO3 बेसिक मीडियम सोडियम कार्बोनेट है। तो ये क्या है, क्षारीय माध्यम में करवाई जाती है अभिक्रिया। क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करवाई जाती है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो अपन को क्या मिला था अभी? सोडियम क्रोमाइट Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट या क्रोमाइट, सोडियम क्रोमाइट जो कैसा था? येलो कलर का, पीला रंग था, येलो। ओके। और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये था। ठीक है। अब इसके बाद ये जो येलो कलर का जो सोडियम क्रोमाइट बना, येलो कलर का सोडियम क्रोमाइट है, उसकी अभिक्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो ऑरेंज कलर का सोडियम क्रोमेट जो हाईली क्या होता है? सॉल्यूबल, इसकी अभिक्रिया सोडियम क्रोमेट है। Na2CrO4 की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ करवाई जाती है। तो NO2CR2O7 बनता है, जो कैसे कलर का होता है? ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का। ओके। ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये अम्ल है, यूं ही लिख लो, सब जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड को। ये हाईली सॉल्यूबल होता है, हाईली सॉल्यूबल। इसकी विलेयता क्या होती है? सर्वाधिक विलेय होता है। ये हाईली सॉल्यूबल होता है। और जब इसकी KCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा? K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण हो जाता है। और ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। K2Cr2O7 और 2H2O क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये अपन को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देखो, ये फेरिक लिख लो इसको यहां तक, क्रोमाइट अयस्क, आयरन डाइक्रोमेट के साथ क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करवाई तो सोडियम क्रोमाइट बना। और सोडियम क्रोमाइट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो सोडियम डाइक्रोमेट बना। सोडियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है? ऑरेंज। और जब इस सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया KCl के साथ करवाई जाती है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाई, तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण होता है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त होता है। इसमें होगा ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त होता है। लिख लो इसको, ओके। अब है क्रोमेट आयन की संरचना।
स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन की संरचना और बंध क्रम। क्रोमेट आयन की संरचना एवं बंध क्रम। बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर, इसकी बात करते हैं। तो क्रोमेट आयन होता है CrO4-2। क्रोमेट आयन क्या होता है? CrO4-2, जिसकी संरचना, अब देखो ऑक्सीजन कितनी है? 4, तो 2 ऑक्सीजन पर तो क्या होगा? माइनस आवेश, और 2 ऑक्सीजन है जो क्रोमियम के साथ किससे जुड़ेगी? डबल बॉन्ड के साथ। तो Cr इस प्रकार संरचना होगी। ये वाली, ये है क्रोमेट आयन। क्या है ये? क्रोमेट आयन। अब क्रोमेट आयन की जो अनुनादी संरचनाओं की बात करते हैं तो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें 6 होती है। रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें कितनी होती है? इसमें 6। आराम से घर बैठ के निकाल लेना। 1, 2, 3 तो ये, और 3 ही इसकी हो जाएगी। 3 ही किसकी हो जाएगी? ये वाली। ठीक है, तो 3 और 3 कितनी होगी? 6। तो नंबर ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ अनुनादी या अनुनादी संरचनाओं की संख्या, नंबर ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी? इसकी 6। नंबर ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी? इसमें 6। और बॉन्ड एंगल होता है डाइक्रोमेट का जो बॉन्ड एंगल है, तो बॉन्ड एंगल, बंध कोण, बॉन्ड एंगल क्या होता है? लो हिंदी में लिख लो। बंध कोण कितना होता है इसमें? कौन बताएगा? क्रोमेट आयन में बंध कोण होगा 109 डिग्री और 8 मिनट का। 109 डिग्री 8 मिनट का होता है, और इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसकी क्या होती है? संरचना। क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन की बात करते हैं तो CrO4- क्रोमेट आयन कैसे बना? K2Cr2O7, K2Cr2O7, और ये K2Cr2O7 में से जब हम इनको आयनित होता है तो 2K+ और Cr2 Cr2O7-2, इससे नहीं होगा ये। K2Cr4, सोडियम जो क्रोमाइट था ना, Na2Cr4, ये सोडियम क्रोमाइट था। सोडियम क्रोमाइट का जब अपन आयनन करते हैं, इसका आयनों में टूटेगा तो 2Na+ और Cr4-, इस प्रकार बनता है क्रोमेट आयन। और क्रोमेट आयन की संरचना कैसी होगी? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, जिसमें 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ क्रोमियम के साथ ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी, और इधर जो 2 ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस आवेश,
और नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें कितनी होंगी? 6। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6। तो अब टोटल बॉन्ड कितने होंगे इसमें? टोटल बॉन्ड की बात करते हैं तो टोटल बॉन्ड इसमें होते हैं 9। टोटल बॉन्ड कितने होते हैं इसमें? 9। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका, बंध क्रम। बंध क्रम। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अपन को पहले इसमें क्या है, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पता लगी अपन को 6 है, और इसमें जब बंध क्रम की बात करते हैं ना तो अपन एक स्थिति को इसमें डिसाइड करते हैं। कैसे? देखो बंध क्रम को बाद में, पहले ये देख लो, जैसे CR O माइनस O माइनस, अगर इस वाले को मैं सेलेक्ट कर लूं, इस दिशा को, तो देखो ये, अब ये वाला जो माइनस है यहां जाएगा और यहां जाएगा, इसकी कितनी संरचना बन जाएगी? 3। दो, ध्यान से देखना इधर। फिर ये वाला यहां पर पहुंचेगा, ये तो हुई 3, एक को सेलेक्ट किया। अगर अपन दूसरे को सेलेक्ट करते हैं, किसको? डबल बॉन्ड वाले को। ऐसे, तो ये डबल। अब इसके बाद ये यहां पर पहुंचेगा तो ये यहां, ये स्ट्रक्चर अलग हुई, और ये है ही सही। अब एक और संरचना बनेगी इसमें, कौन सी? ये देखो, ये इसकी स्थिति यहां पर होगी, ये डबल बॉन्ड की स्थिति पहले यहां थी, अब यहां थी, अब आ जाएगी यहां पर। अब यहां पर कहां पे आ जाएगी? छठी में स्ट्रक्चर में यहां पर। तो CR O माइनस, ये O, ये डबल और ये डबल, इस प्रकार से बनेगी। देखो तीनों जो सिंगल पहले अपन को इसको सेलेक्ट किया था, फिर इसके बाद ये वाली फर्स्ट ये हुई, दूसरी ये हुई और तीसरी ये हुई। O माइनस पहले यहाँ फिर यहाँ, 3 स्ट्रक्चर तो इसकी हुई। फिर अपन ने डबल बॉन्ड को सेलेक्ट किया, जैसे डबल बॉन्ड को सेलेक्ट किया तो ये वाली, ये जो बचा हुआ दूसरा डबल बॉन्ड है, पहले यहाँ पर 1, 2 और 3, तीनों जगह घूमेगा 3 स्ट्रक्चर। अब जो अपन ने सेलेक्ट करी है, अब इसमें जो बंधों की संख्या निकलेगी, टोटल बॉन्ड्स कितने हुए? तो टोटल बॉन्ड्स की बात करेंगे तो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए इसमें? 6 ना 9। नंबर ऑफ, ये तो हुआ नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6, और नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड बराबर हो जाएंगे 9। नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड कितने हुए? 9। इस प्रकार संरचना बनेगी। देख लो, सबसे पहली बात तो एक बार और ध्यान दो इधर, सबसे पहले जो क्रोमेट आयन है उसमें O माइनस को सेलेक्ट किया। इसके बाद अपन ने इस O माइनस को क्या किया? यहाँ पर डिलोकलाइज किया। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, 3 स्थिति हो जाएगी इसकी। तो 3 संरचना ये वाली बनी। फिर ऐसे ही अपन ने डबल बॉन्ड CR डबल बॉन्ड O वाले को एक को सेलेक्ट किया, और फिर ये वाले डबल बॉन्ड O यहाँ पर था पहली स्ट्रक्चर में, दूसरी संरचना में यहाँ पर आ जाएगा, और तीसरी संरचना में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितनी होंगी? टोटल 3, और ये भी कितनी हुई? 3। अब अगर अपन बॉन्डों की संख्या काउंट करते हैं, 1
2 3 और यहाँ पर 2 2 2 6 6 3 9। नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड कितने हुए यहाँ पर 9 और नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हुई यहाँ पर 6। अब यहाँ पर जो बंध क्रम निकालते हैं, बंध क्रम की बात करते हैं तो बंध क्रम कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड और टोटल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचना, तो RS लिख रहा हूं मैं, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बराबर टोटल बॉन्ड्स कितने हुए यहाँ पर 9 और टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हुई 6। तो 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2, 2 का मतलब 1/5। तो इसका कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम कितना आ जाएगा इसका 1.5 1.5। समझ में आई क्या? हटा रहा हूं मैं इसको, एक बार आराम से पढ़ना इसको, अगर समझ में नहीं आता तो दूसरा बार दोबारा वीडियो चला करके देख सकते हैं आप। जितनी बार समझ में नहीं आया उतनी बार देखो। तो इसमें बंध क्रम कितना हो जाएगा 1.5 और बंध कोण होगा 1.9 डिग्री और 8 मिनट्स का। ठीक है, संरचना हुई इसकी चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल, और टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 और नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स कितने हुए 9। ठीक है, क्लियर? ओके। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 का अनुप्रयोग K2Cr2 कहाँ कहाँ पर यूज होता है? तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ K2Cr2O7, एप्लीकेशन ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या है इसके? देखो, K2Cr2O7 के अनुप्रयोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट उपयोग क्या है इसका? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में नंबर 1, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में इसका उपयोग, इसमें देखो क्लोराइड आयन होता है, क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन दो प्रकार के होते हैं। क्लोराइड आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयनिक और कोवेलेंट। आयोनिक और कोवेलेंट दो प्रकार के क्लोराइड होते हैं इसमें। एक आयनिक क्लोराइड होता है, एक कोवेलेंट क्लोराइड होता है। जिसमें आयनिक क्लोराइड किस में होगा? NaCl में। आयनिक क्लोराइड किस में होगा? NaCl। और उधर कोवेलेंट क्लोराइड होगा AgCl में। किसमें होगा? AgCl। तो इसमें अपन केवल आयनिक क्लोराइड की बात करते हैं। केवल किसकी बात करेंगे? आयनिक क्लोराइड। और ये कोवेलेंट क्लोराइड है, जैसे ये वाला क्लोरोबेंजीन वाला क्लोरीन है, ये भी कौन सा हो जाएगा? कोवेलेंट। लेकिन अपन इसमें जो क्लोराइड की बात कर रहे हैं वो केवल कौन सा क्लोराइड है? आयनिक क्लोराइड NaCl। ठीक है,
NaCl, KCl जो भी है। अब आयनिक क्लोराइडों से आयनिक क्लोराइडों का उपयोग होता है। नंबर 2, इसके बाद क्या है, ये केवल आयनिक क्लोराइड को ही डिटेक्ट करेगा। आयनिक क्लोराइड को ही डिटेक्ट करता है, कोवैलेंट क्लोराइड को डिटेक्ट नहीं करता है। दूसरी बात, नोट्स ऑन कोवैलेंट क्लोराइड, ये कोवैलेंट क्लोराइडों को प्रदर्शित नहीं होता है। यह कोवैलेंट क्लोराइड डिटेक्ट नहीं करता है, मतलब आयनिक क्लोराइड को ही डिटेक्ट करता है, कोवैलेंट क्लोराइड को डिटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हुई इसका उपयोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में। अब ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में NaCl, किसको ले रहे हैं अपन? आयनिक क्लोराइड। NaCl की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? K2Cr2O7 और कंसंट्रेट H2SO4। NaCl प्लस K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो CrO2Cl2, तो क्या बनेगा? CrO2Cl2। क्या बना? CrO2Cl2, जो रेड ब्राउन वेपर होता है। कलर कैसा होगा इसका? रेड ब्राउन वेपर क्या होती है? वाष्प होती है। कैसी वाष्प होती है? रेड ब्राउन वाष्प में होती है इसकी, CrO2Cl2। और सोडियम NaHSO4, NaHSO4, KHSO4 और Cl2 प्लस Cl2, ये क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो एक रेड ब्राउन वेपर का क्या निकलता है? CrO2Cl2, जिसका रंग कैसा होता है? रेड ब्राउन वेपर। और इसके बाद है सेकंड, ये तो फर्स्ट स्टेप हुई, स्टेप फर्स्ट। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो CrO2Cl2 है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ? NaOH के साथ। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके क्षार के साथ अभिक्रिया करके, और उसके बाद क्या बनाता है? Na2CrO4, Na2CrO4 सोडियम क्रोमाइट बनाता है। ये सोडियम क्या बनाएगा? ये क्रोमाइट। और इस सोडियम क्रोमेट का कैसा होता है? ये येलो सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है ये? येलो सॉल्यूशन पीला विलयन होता है। ये कैसे कलर का विलयन है? पीला विलयन। और इसके बाद ये फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है? Na2CrO4 किसके साथ अभिक्रिया करेगा? Na2CrO4 किसके साथ अभिक्रिया करेगा? कौन बताएगा?
ये सुगर ऑफ लेड इसके साथ अभिक्रिया करता है, तो CH3COO2Ag सिल्वर एसीटेट किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ये सिल्वर नहीं, सिल्वर मतलब लेड लो, Pb लेड एसीटेट के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे ही ये सोडियम क्रोमाइट लेड एसीटेट के साथ अभिक्रिया करता है तो PbCrO4 बनेगा लेड क्रोमाइट। क्या बनेगा ये? लेड क्रोमाइट। लेड क्रोमाइट बनेगा जो किसके रूप में निकलेगा? येलो पीपीटी। किसके रूप में बाहर निकलेगा ये? येलो पीपीटी। प्रेसिपिटेट के रूप में ये उसके किस में बैठ जाएगा? नीचे, नीचे बैठ जाएगा पेंदे पर, उसके में पीपीटी के रूप में क्या बैठ जाएगा? ये नीचे। कौन सा? लेड क्रोमाइट। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हुआ। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में NaCl की अभिक्रिया K2Cr2O7 के साथ किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? सांद्र H2SO4। और सांद्र H2SO4 की में करवाते हैं तो यहाँ पर रेड ब्राउन वेपर CrO2Cl2 बनेगा और ये एक्स प्रोडक्ट में बन जाएंगे। इसके बाद इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया होगी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो Na2CrO4 क्या बनेगा? ये सोडियम क्रोमाइट, जो कैसे कलर का होता है? येलो सॉल्यूशन होता है। कैसा कलर होगा? येलो सॉल्यूशन, पीला विलियन। और इसके बाद किसके साथ अभिक्रिया होगी? ये सुगर लेड के साथ अभिक्रिया होगी और सुगर लेड के साथ अभिक्रिया करके ये लेड क्रोमाइट बनेगा जो पीपीटी की फॉर्म में क्या बैठ जाएगा? ये नीचे सतह पर ये बैठ जाएगा, बॉटम पर। ओके, तो ये हुआ इसका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। लेड क्रोमाइट येलो पीपीटी के रूप में उस फ्लास्क में नीचे बैठ जाता है। ओके, तो ये हुई इसकी बात डी की। अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर डी ब्लॉक डी ब्लॉक खत्म कर लिया अपन ने। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व डी में ही अंतर्निहित होते हैं। ये एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? अंतर संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतर संक्रमण तत्व, अंतर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतर संक्रमण तत्व। तो अपन ने देखो डी ब्लॉक, इसमें दो श्रेणियों में बांटा गया है इसको। एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा है।
लेंथेनम के बाद आते हैं उनको लेंथेनाइड बोलते हैं, और जो एक्टिनियम के बाद आते हैं उनको एक्टिनाइड बोलते हैं। अब लेंथेनम की बात करते हैं तो ये छठा आवर्त होता है, आवर्त सारणी में छठा पीरियड है। ये कौन सा है? देखो डी में, डी वाली स्टार्ट हुई थी फोर्थ से, फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक की बात की थी अपन ने, 21 से लेकर के और 30 तक की। ये 3D श्रेणी थी। आवर्त कौन सा था? ये चौथा आवर्त था, चौथा आवर्त था। और 3D श्रेणी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद पांचवें आवर्त की बात करी, यट्रियम 39 से लेकर के और कैडमियम 48 तक, 39 से लेकर के और कैडमियम 48 तक की बात की थी। इसके बाद छठे आवर्त पे आए थे लेंथेनम, लेंथेनम के बाद डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच गए? 80 पर, Hg, यहाँ पर ये 57 था। और इसके बाद जो सातवां आवर्त था वो था एक्टिनियम, एक्टिनियम था 89 पर, 89 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच गए थे अपन? कहाँ तक पहुँचे थे? 103, 104 तक। 104 किसका था? जिसका भी है, लेकिन देखो लेंथेनम छठा आवर्त, छठे आवर्त में लेंथेनम के बाद 14 तत्व आते हैं। लेंथेनम के बाद कितने तत्व आते हैं? 14 तत्व। ये 14 जो तत्व हैं इनको नीचे आवर्त सारणी में दिखाया गया था। उसमें सीरियम से लेकर के और ल्यूटेशियम था, सीरियम से लेकर के क्या था? ल्यूटेशियम तक। तो ये 57 और ये 58 से लेकर के और 71, 58 से लेकर के 71, ये 14 तत्व थे। ये कितने तत्व हैं? 14, जिनको हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड बोलते थे। जिन्हें क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड। तो इसी प्रकार यहाँ पर अब यहाँ पर अपन ने जो इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करी थी, इनकी इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में 3D और 4s, आर्गन के बाद 3D और 4s में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले गए और D में 1 से और कहाँ तक बढ़ दिए थे? 10 तक। ओके, इसके बाद है पांचवा आवर्त आया था यट्रियम से लेकर के कैडमियम। इसमें 36 क्रिप्टॉन और 4D और 5s, इसको 4D श्रेणी कहा था। यह तो कौन सा आवर्त है? पांचवा आवर्त है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में थे? डी में, 4D में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे। इसके बाद यहाँ पर आए लेंथेनम में, लेंथेनम में 57 उत्कृष्ट गैस, इससे पहले जीनोन 54 वाली गैस जीनोन है। 5D और 6s, 5D और 6s की बात अपन ने यहाँ पर की थी। अब यहाँ देखो इन 14 तत्वों में जैसे ये 14 तत्व कंप्लीट हुए, इसके बाद लेंथेनम के बाद आया था हेफनियम। हेफनियम का डायरेक्ट कितना आया था? 72, क्योंकि यहाँ पर 58 से लेकर 71 तक यहाँ पर लेंथेनम के बाद जो तत्व आए थे उनको लेंथेनाइड बोल दिया था। और ये लेंथेनाइड कितने तत्व थे? 14। फिर यहाँ पर ये इनको F ब्लॉक के तत्व ये हैं, F ब्लॉक की प्रथम श्रेणी है लेंथेनाइड। अब लेंथेनाइड में यहाँ F स्टार्ट होता है 4F 1 से लेकर के 4F 14 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इसके बाद हेफनियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन लिखते हैं वो ऐसे लिखता है, लिखे था कैसे लिखा? 4F 5D और 6s, 4F 5D और 6s, क्योंकि यहाँ तक 4F कंप्लीट भर चुका था। तो यहाँ पर अपन ने इसमें 2 ही थे, इसमें 0 या 1 था और इसमें 1 से और 14 तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके थे। इसके बाद लेंथेनाइड के बाद एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद आते हैं यहाँ पर 14 तत्व जिनको एक्टिनाइड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। एक्टिनियम के बाद जो तत्व आते हैं उनको एक्टिनाइड बोलते हैं। थ्योरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, थ्योरियम से लेकर के लॉरेंसियम 90 से लेकर के 103,
90 से लेकर के 103। और इन एक्टिनियम को अपन ने यहाँ नीचे रखा है। आवर्त सारणी में 14 तत्वों की 2 सीरीज है नीचे। 14 तत्व, लेंथेनम के बाद वाले लेंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद वाले एक्टिनाइड। यहाँ पर थ्योरियम से लेकर के और लॉरेंसियम तक 90 से लेकर के और 103 तक यहाँ पर भर चुके थे। तो यहाँ पर 4F था, यहाँ पर 5F कंप्लीट हो जाता है। और इस वाले जो डी की बात करते हैं, एक्टिनियम का 89, इससे पहले आएगा रेडॉन 86 और 5F तो इसके बाद वाले में आएगा। F वाला डी की बात करते हैं तो 6D और 7S, 6D और 7S ये वाला। और इसके बाद जो थ्योरियम है, इनके बाद का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास 5F, 6D और 7S में बढ़ते हैं, जिसमें इसमें तो 1 से 14, इसमें 0 या 1 और ये 2। और लेंथेनाइडों का यहाँ पर अपन ने लिख ही दिया। लेंथेनाइडों का कितना है, ये वाला 4F, 5D और 6S। इस प्रकार से अपन ने इलेक्ट्रॉन विन्यास इनके लिखे थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे केवल लेंथेनम के बाद जो कौन से लेंथेनम, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 6ठे और 7वें आवर्त में आते हैं। आवर्त सारणी में इनकी स्थिति की बात करते हैं तो ये 6ठे और किस में आते हैं, 7वें आवर्त में। तो ये इनकी कहानी है। अंतर संक्रमण तत्व इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन अंतर से भी अंदर के कोश में, अंदर से कोश मतलब n-2 F 1 से 14 और n-1 D 1 से 0 से 1 और NS ये 2, ये इनका होता है सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। किनका, आंतर संक्रमण तत्वों का, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार होता है। तो ये कहानी हुई, ये टोटल कहानी किसकी है, डी और एफ ब्लॉक की। डी ब्लॉक के तत्वों को हम अंतर संक्रमण, डी ब्लॉक के तत्वों को तो हम क्या कहते थे, संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, ये है। अब इसके बाद अपन इनका जो लेंथेनाइड है, लेंथेनम के बाद वाले जो 14 तत्व हैं लेंथेनाइड, इन लेंथेनाइडों का अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार लिखेंगे, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, और कुछ इस ट्रिक के साथ आपको पूरा डिफाइन करवाएंगे। इसको लिख लो। लेंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो जो लेंथेनाइड के जो 14 तत्व हैं, लेंथेनाइड में लेंथेनम के बाद कितने तत्व आते हैं, 14 तत्व। सीरियम से लेकर के और ल्यूटेशियम तक 58 से लेकर के और 71 तक। तो देखो इसमें अपन सबसे पहले सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, एनडी, प्रोमीथियम, सेमेरियम और यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होलियम, इर्बियम और इटर्बियम, वायवी और
और कौन सा आएगा? सर पर नोदिए रख करके परमेश्वर समझाए यूरोप के गढ़ता वाले में डायन है। हो यारो थूलियम, टीएम, थूलियम को कैसे लिखा है? टीएम से, टीएम, एटर्बियम और ये ल्यूटेशियम, ये है 14 तत्व। सीरियम से लेकर के और 58, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम 60, प्रोमीथियम 61, सेमेरियम 62, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65, डाइस्प्रोसियम 66, होलियम 67 और इर्बियम 68, थूलियम 69, इटर्बियम 70 और ल्यूटेशियम 71। तो ये तो तत्व हैं एलेन। लेंथेनम के बाद आते हैं, उनको क्या कहते हैं? एलेन। ये +2 और +3, +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले प्रमुख, अधिकतम मतलब +2 और +3 दर्शाते हैं, और कुछ कुछ +4 और +5 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब अपन इसका देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। इनका जो क्रम है किस प्रकार लिखेंगे? इसकी ट्रिक ये है, सर पर नोदिए रखकर परमेश्वरी समझाए यूरोप के गढ़ तवाले में डायन है। हो यारो तुम अब लुटवाओगे। आप जो भी जैसे भी आप बनाना चाहें आपके हिसाब से बना लेना। तो सर पर मैं लिख रहा हूँ इसको, सर मतलब सीरियम, पर मतलब प्रेसियोडाइमियम और नोदिए मतलब नायो एनडी। सर पर नोदिए नियोडाइमियम, परमेश्वरी, प्रोमीथियम, समझाए सेमेरियम की यूरोप के गढ़ तवाले में, यूरोपियम गढ़ गैडोलिनियम तवाले में डायन है। तवाले में क्या है? डायन। ओ यारो तुम, हो यारो इर्बियम, तुम थूलियम, तुम अब इटर्बियम लुटवाओगे, ल्यूटेशियम लुटवाओगे। अब इनका देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करते हैं तो सीरियम से इससे उत्कृष्ट गैस 58 से उत्कृष्ट, पहले उत्कृष्ट गैस कौन सी है? 54 वाली है जीनोन। जीनोन का कितना है? 54, 54, 4f 5d और 6s, 4f 5d 6s एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इनको आंतर संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, क्योंकि n-1 और n-2 आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, और जिनमें लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके आकार में क्या होती चली जाती है? कमी हो जाती है, संकुचन होता चला जाता है, जिसके कारण सीरियम से और ल्यूटेशियम तक इनमें क्या होगी? कमी, लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन। ठीक है, तो यहाँ पर 54 और 56, 57 और 58। ठीक है, इसके बाद है प्रेसियोडाइमियम। सॉरी, मैं इनके नाम और लिख रहा हूँ, नाम भी लिख लो इनके पहले। सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, एनडी नियोडाइमियम, दोनों समान है, वो प्रेसियो है और ये नियो है। नियोडाइमियम, प्रोमीथियम,
PM, सेमेरियम, यूरोपियम, EU, GD, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, TB, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, डाइस्प्रोसियम, होलियम, एर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, और ल्यूटेशियम, Lu। ल्यूटेशियम आ रहा है कि नीचे वाला? अब इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करते हैं तो जीनोन और लेंथेनाइड है इसलिए 4F और एक्टिनाइड के लिए 5F। जीनोन का 54 है इसका परमाणु क्रमांक। जीनोन 4F, 5D और 6S। आपको बताया था कि जो लेंथेनाइड होते हैं 4F, 5D, 6S होता है और जो एक्टिनाइड है वो 5F, 6D और 7S और F ब्लॉक के तत्व हैं। इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? अंतर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतर संक्रमण तत्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन अंतः कोश में भरा जाता है। ये अंतः और ये उपांतः कोश में भरे जाते हैं। किस में भरे जाते हैं? उपांतः कोश। n-1 ऐसे है, देख लो, 4F, 5D और 6S। ये तो कौन सा है? n, ये है n-1 और ये है n-2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं? n-2 में। ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो हुआ बाह्य कोश, ये अंतः कोश और ये है उपांतः कोश। उपांतः कोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। अब यहां पर देखो 54, सबसे पहले इसमें 2 के 2 ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपन सीरियम से लेकर के और ल्यूटेशियम की बात करते हैं तो यहाँ पर 6s वाले इलेक्ट्रॉनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब में 6s2 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 आएगा। इसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा, लेकिन जो एक्सेप्शनल केस होंगे, जो अपवाद होते हैं, उनमें ही डी में 1 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। एक गैडोलिनियम हुआ इस फर्स्ट में सीरियम में, और सीरियम और गैडोलिनियम GD और लास्ट का ल्यूटेशियम, इन तीनों में ही डी में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन आता है, वरना कहीं भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। डी में सिर्फ 0 रहेगा, क्योंकि ये कौन से तत्व हैं? F ब्लॉक के तत्व हैं। और इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं अपन? F ब्लॉक, F में ही, F उपकोष में ही इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। ठीक है। अब देखो 56, 57 और ये 58 पहला। इसके बाद है 59 का है 4F, 5D, 6S। 54, 56 और 3 61। 56 और 3 हुए 59। ठीक है। इसके बाद है 60 वाला जीनोन। अब यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। डी में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? अब GD में, गैडोलिनियम में आएगा। जब ये आधा भर जाएगा, कौन सा? 4F, 7,
4f7 हो जाएगा जब यहाँ पर के डी में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। 4f4, 5d0 और 6s2। इसके बाद है जीनोन 4f5, 5d0, 6s2। 62, 4f6, 5d0, 6s2। 54 और 2 56, 56 और 6 कितने हुए? 62। और यूरोपियम 63, जीनोन 4f7, 5d0 और 6s2। अब देखो यहाँ पर 4f7 ही रहेगा और यहाँ पर इसका अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व होता है, जो आधे भरे हुए अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व जो है उसके हिसाब से ये स्थायित्व को प्राप्त करेगा। और इसमें 4f8 ने होकर के यहाँ पर कितना रहेगा? केवल 4f7 और यहाँ 5d में अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आता है और 6s2। ये विशेष ध्यान रखना है जीडी का। जो पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन विन्यास वो किसका पूछा जाता है? गैडोलीनियम का, क्योंकि ये क्या है? एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है। ओके, इसके बाद है टर्बियम। अब टर्बियम में जाकर के अपन को एफ में कितने कर देने हैं? 4f में 9 और डी को खाली और 6s2। 54 और 2 56, 56 और 9 कितने हुए? 65। तो ये इसके बाद है डाइस्प्रोसियम। डाइस्प्रोसियम का जीनोन 4f10, 5d0 और 6s2। होलियम जीनोन 4f11, 5d0, 6s2। और जीनोन 4f12, 5d0 और 6s2। इसके बाद है थूलियम जीनोन 4f13, 5d0, 6s2। कितने हुए? 54 और 2 56, 56 और 10 66, 66 और 3 69। 69 किसका हुआ? ये यहाँ पर थूलियम का। ठीक है, इसके बाद है इटर्बियम जीनोन 4f14, 5d0 और 6s2। अब देखो अपने आप डी में फिर जो ल्यूटेशियम वाला जो 71वां इलेक्ट्रॉन है वो 70 तक 4f क्या हो जाता है? कंप्लीट। फिर अपने आप ये 71वां इलेक्ट्रॉन है वो किसी में आ जाएगा? 5d में। ओके, तो जीनोन 4f14, 5d1 और ये 6s2। इसका विशेष ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन गए हैं वो 3 है बस। एक तो सीरियम में डी में इलेक्ट्रॉन है, एक गैडोलीनियम में डी में इलेक्ट्रॉन है और एक ल्यूटेशियम में डी में इलेक्ट्रॉन है। वरना किसी में भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। और 6s में हमेशा 2 है। सभी में केवल किस में आए हैं इलेक्ट्रॉन? 4f में। अपवाद स्वरूप डी में आए हैं। वो क्यों आए हैं? क्योंकि अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए उनको किस में डाला है? डी में डाला है कभी कभी। एक तो गैडोलीनियम में 4, 7 और ये D1। तो ये हुए इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब इसको आप लिख लो ऐसे कैसे?
तो ये हुए अपने, अब इनकी अपन लिख लिया इसको। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणु एवं आयनिक आकार। परमाणु और आयनिक आकारों की बात करते हैं तो ये Ln+3 मतलब इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो इनके जो आकार है या परमाणु त्रिज्या है उसमें एक क्रमिक कमी होती है। एक क्या होती जाती है इसमें कमी। और कमी क्यों होती है? कमी इसलिए होती है क्योंकि इनमें लेंथेनाइड संकुचन होता है। क्या होता है इनमें? लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, अब इसकी बात अपन कल करते हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, इनके सामान्य लक्षण और आयनिक आकारों के बारे में। आयनिक आकार में कमी होती है। आयनिक आकार में अपन सीरियम से और ल्यूटेशियम जाते हैं तो क्या होती है? कमी। ओके, आज का अपन क्लास यहीं पर बंद करते हैं। टाइम भी हो गया 1 घंटे ऊपर। धन्यवाद। चैनल को अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं, आने वाली जो अगली क्लास है और उसमें सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही अपन वीडियो डालते हैं तो वो आपके पास पहुंच जाए। सो धन्यवाद सभी के लिए। ओके।